बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रिफत वानी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर के हवाले से आप अक्सर इन्हें सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। कश्मीर के हवाले से ये दो टोक अल्फाज में बात करती हैं और जहाँ तक हो सकता है अपनी कैपेसिटी और हैसियत के मुताबिक कश्मीर इशू के हवाले से बात करती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत वानी साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आकिब साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। रिफत वानी साहिबा, सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी, जो कि एक दहशतगर्द, जिसने पिछले 14 दिनों में जो कल भी जो खबर आई है कि 3 जो कश्मीरी वो शहीद हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। इनका अभी ये चल रहा है ना कि हमने जो जितनी भी जो रेजिस्ट कर रहे हैं लोग, जो फ्रीडम चाहते हैं, उन लोगों को हमने जो है ख़त्म करना है। और उसी पे जो है इन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया हुआ है। और उसमें जो है पिछले 4 दिन के अंदर तकरीबन जो है 14 लोगों को शहीद किया गया है। और ये इनका जो है पहले से प्लान था और पहले से ही ये चल रहा था। लेकिन उसमें ये था कि पहले ये डेड बॉडीज जो थे वो फैमिलीज को दे देते थे, लेकिन अब इन्होंने ये किया है, अब डेड बॉडीज जो हैं वो फैमिलीज को नहीं दी जाती हैं। अब ये खुद ही उनको जो है, जहां कहीं इनका दिल करता है, मर्जी करते होती है इनकी, वहां पे उनको जाके दूर दराज इलाकों में दफन कर देते हैं। जी। ये जो नरेंद्र मोदी की सोच है, एक जो दहशतगर्द किस्म की, ये खुद भारत के लिए कितनी खतरनाक है? देखिए, मैं पहले भी बहुत दफा इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि मेरी नजर में जब आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वहां मामला बिगड़ जाते हैं। वो अगर आप देखिए, इंडिया के अंदर जो है शुरू से कोई भी अगर मूवमेंट खड़ी हुई है तो इन्होंने उसको ताकत के जोर पे दबाने की कोशिश की, और आज तक वो मूवमेंट जो है वो वहां पे जिंदा है। और स्पेशली हमारा एक जो बाकी इनके जो मूवमेंट्स जो इंडिया के अंदर चल रही हैं, वो तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नहीं है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। और ये यूएन का चार्टर है वो भी इजाजत देता है कश्मीरियों को अपने हक के लिए लड़ने का। तो पूरी अभी चूंकि पूरा जो पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की वजह से थोड़ी वो बिल्कुल सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है इसके ऊपर और ये अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि ताकत के जोर पे जो है ये लोगों को दबा देंगे, ये वक्ती तौर पे हो सकता है कि थोड़ी सी खामोशी छा जाए, वक्ती तौर पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म जो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो निकलें, ये अपने वोट बैंक को जो है वो थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन ये इसका परमानेंट जो है वो सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज इंडिया खुद जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट है इसको वो यूनाइटेड नेशंस में लेके गया है। तो अब तो उसने जो है चाइना को भी उसका फरीक बना लिया है। अब जब यूनाइटेड नेशन में बात होगी तो वहां पे अब 3 फरीक बात करेंगे, क्योंकि अब चाइना ने तो ये पिछले कुछ दिनों में जो लैंड ग्रैब किया है वो तो बिल्कुल उसे 1 इंच भी हटने को जो है वो तैयार नहीं है। तो जितना ज्यादा इंडिया प्रेशर जो है वो बिल्ड करेगा या फोर्स यूज करेगा या ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेगा, वो उसके अगेंस्ट जाएंगी। हमें है इसका नुकसान है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत इन पास्ट बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जाहिर है आजादी मांग रहे हैं, कोई रोटी का टुकड़ा तो मांग नहीं रहे। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वो कुर्बानी सिर्फ जानी ही नहीं होती, माली सोच, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, जो हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा है, हमारे एजुकेशन को इफेक्ट पड़ा है, बहुत सारी लेवल पर जो है हम कुर्बानी दे रहे हैं। कोई एक लेवल पर सिर्फ जानी कुर्बानी ही हमारी नहीं दी जा रही है, इज्जतों की हमारी कुर्बानी हुई है, हमारी छोटे छोटे बच्चों की आंखें जो हैं वो छीनी गई हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर हमारी जो है वो कुर्बानियां हैं, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट जो है वो हमारे हक में ही आएगा, देर सवेर ही सही, लेकिन उम्मीद यही है कि रिजल्ट जो होगा वो इंशाल्लाह हमारे लिए ही बेहतर होगा।
کشمیری جو اپنے مقدس لہو کے ساتھ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں تو اس کا درد انٹرنیشنل سطح پہ کیوں نہیں محسوس کیا جا رہا یا ان کی آواز وہاں تک پہنچ نہیں رہی؟ دیکھیے اصل میں اس میں انڈیا اور پاکستان انوالو ہیں اور دونوں نے جو شملہ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کی روح سے اگر وہ یونائٹڈ نیشنز میں جاتے بھی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اٹس اے بائیلیٹرل ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ بوتھ countries should sit together and resolve this dispute. لیکن جب بات آتی ہے بیٹھنے کی تو انڈیا وہاں پہ تو ایگری کر لیتا ہے جب انٹرنیشنلی اس کو یونائٹڈ نیشنز میں یا یو این سیکورٹی کونسل میں جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہاں پہ انڈیا ایگری کرتا ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے ہم کریں گے, یہ ہمارا بائیلیٹرل ایشو ہے اور ہم یو این کو انوالو نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو ریزالو کریں گے. وہاں سے جب باہر آتے ہیں تو انڈیا پاکستان سے کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ پی او کے اوپر بات کروں گا, جو آپ کے پاس لینڈ ہے اس کے اوپر ہی صرف بات ہو سکتی ہے, گلگت بلتستان کے اوپر اینڈ آزاد کشمیر کے اوپر ہی ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم جو ہے ویلی کے اوپر, جموں کے اوپر اور لداخ کے اوپر آپ سے بات نہیں کریں گے, ہم صرف اس حصے کے اوپر بات کریں گے جو آپ کے زیر قبضہ ہے. تو وہاں پر آ کے جو ہے وہ ڈیڈ لاک پڑ جاتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ دونوں ملکوں کا ایگریمنٹ ہے. اب یہ ہو سکتا ہے دونوں ملکوں میں سے کوئی ایک اس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دے, اور آئی تھنک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آفٹر 5 اگست کے پاکستان کو شملہ ایگریمنٹ ختم کر دینا چاہیے تھا. جب انڈیا کلبھوشن یادو کو کا جو میٹر ہے اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائلیٹ کرتا ہے انڈیا خود شملہ ایگریمنٹ کو کہ ہم اپنے تمام جو ایشوز ہیں ان کو ہم خود بات چیت سے ریزالو کریں گے, لیکن جب وہ وہاں پہ جاتا ہے وہ ایک بندے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, تو یہاں پہ تو لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ جانیں گئی ہیں, مال گیا ہے, عزتیں گئی ہیں, اتنی قربانیاں دی گئی ہیں. تو پاکستان کو آئی تھنک یہاں پر جو ہے کچھ اسٹرانگ سٹیپس لینے چاہیے تھے, لیکن یو نو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ان کا کیا, ان کی ظاہری بات انہوں نے اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے, ان کا کیا اس پہ سٹانس ہے اور کیا وہ کرتے ہیں. لیکن جو اس کا سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ یہیں پر آتا ہے جو شملہ ایگریمنٹ ہے یا جو ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے تمام ایشوز جو ہیں وہ خود ریزالو کرنے ہیں. اور یہی ایک میرے ذہن میں وجہ آتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس طرح سے ہمارے اوپر توجہ نہیں دے رہی ہے جیسے اس کو دینا چاہیے. جی ایک چیز اور کہ جو سکم میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں بھی جو ایک معاملہ بنا ہے, وہاں بھارت کے جو فورس ہے اس کی دھلائی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مودی ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر پہ بھی ابھی بھی کچھ جو خبریں آ رہی ہیں لائن آف کنٹرول پہ ادھر بھی جو کشمیریوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. تو یہ با یک وقت اس کی چین کے ساتھ بھی لڑائی اور پاکستان کے ساتھ بھی, اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی حالات اچھے نہیں ہیں. تو یہ اس تمام سینیریوں میں کیا ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے انڈیا جو ہے اس ٹائم خود بوکھلایا ہوا ہے, بیکاز انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ چائنا جو ہے اتنے بڑے لیول پر جو ہے لینڈ آکوپائی کرے گا. ابھی انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ لائک میڈیا کا اپنا ان کا جو میڈیا ہے وہ بہت ہی اس کو استعمال کرتے ہیں اپنا ایک پروپیگنڈا, اپنا ایک نریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کے لیے, اور اس نے اپنے میڈیا کو بڑے اچھے احسن طریقے سے استعمال کیا ہے. اور جو انڈین لوگ ہیں ان سے جو حقائق ہیں ان کو چھپانے میں اس کا بہت بڑا جو ہے وہ اہم رول ہے, وہ پلے کر رہے ہیں. لیکن سچویشن جو ہے ٹوٹلی اس کے برعکس ہے. وہ ایک جو لیک ہے اس جگہ کے اوپر, اس لیک کو چھوڑنے کے لیے جو ہے چائنا وہ ایگری ہے, لیکن جو باقی ایریا جو اس نے جو جتنے بھی اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں وہ تمام کے تمام اس ٹائم چائنا کے قبضے میں ہے. اور انڈیا جو ہے وہ صرف ساؤتھ جو لداخ ہے اس کی بات کر رہا ہے, ناردرن لداخ کی وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے میڈیا کو بتا ہی نہیں رہا ہے, اپنی عوام کو بتا ہی نہیں رہا ہے کہ وہاں پہ چل کے رہا ہے. چائنا نے بالکل صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, اس سے ہم 1 انچ بھی
यानी तो हमारी जितनी भी शराइत हैं, ठीक है, तो मान भी लो, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है इन पे से तो हम 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। और अगर ये साउथ वाला एरिया भी ये छोड़ते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे वो रखे हुए हैं कि आपने जो है आर्टिकल 370 को जो है दोबारा से आपने उसको वापस करना है, आपने अपना डिसीजन वापस लेना है, आपने जो है जो आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको आपने रिमूव करना है, आपके जितना भी यहाँ पे एसेट्स है उसको आप हटा दो यहाँ से। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और इंडिया अपने लोगों से झूठ बोल रहा है और उसके जो अवाम है वो उसके बहकावे में आ रहे हैं और इंडिया बौखलाया हुआ है। इंस्टेड कि वो चाइना के साथ टू टर्न बोल रहे हो तो इंस्टेड को चाइना के साथ फाइट करता, वो अभी थ्रेट कर रहा है पाकिस्तान को और उसने जो है एलओसी के ऊपर जो है वो हालात कशीदा कर दिए हैं। और टोटल हमारी जो एलओसी के ऊपर जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर लाइक जो सिविल पॉपुलेशन है उनके ऊपर जो है वो फायर करते हैं और अभी कल भी बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं, बहुत सारे घर डैमेज हुए हैं और लोग जख्मी हुए हैं, माल मवेशी लोगों का जो है लाइफ स्टॉक जो है वो वहां पे बहुत मारा गया है। तो वो अपनी जारियत जो है वो इस साइड दिखा रहा है और इंडिया को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि हम चाइना के साथ लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं और ना ही वो लड़ सकता है, क्योंकि इंडिया को उसके लिए चाइना से लड़ने के लिए वेपन चाहिए और चाइना वही काम वेपन के बगैर कर सकता है। वो इंडिया के पास तो सिर्फ मिलिट्री ऑप्शंस हैं, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और जो उसकी रेगुलर आर्मी है, सिर्फ ये 3 उसके पास हैं लड़ने के लिए। लेकिन अगर आप चाइना को देखें तो वो ऑब्वियसली वो सैटेलाइट से उसको वो कर सकता है, वो जो है जो इनका सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर जो है या जो जितने भी इनके आप क्या कहेंगे जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके अंदर वायरस भेज सकता है या उसको स्टॉप कर सकता है, तो वो चाइना के साथ नहीं लड़ सकते। चाइना के पास मिलिट्री ऑप्शंस के अलावा भी इंडिया के साथ जो है लड़ने के लिए बहुत ऑप्शंस है। और आप चाइना की इकोनॉमी देखें, उसके अलावा आप ये देखें कि चाइना बैठा कहाँ पर हुआ है, 2.5 लाख उसकी आर्मी जो है ऑलरेडी तिब्बत के अंदर जो है वो मौजूद है और उसके लिए वहां से जो है नीचे आना और अपना जो उनको वेपन चाहिए या जो भी उनको चीजें चाहिए अपनी आर्मी को प्रोवाइड करना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और उसने अपना तमाम जितना भी वो सेटअप था वो वहां पे उसने लगा दिया है। तो अब तो उसको इंडिया को सोचना है कि हमने क्या करना है। इंडिया ने इतनी भारी भरकम जो है आर्मी वहां पे लगाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया बहुत लेट हो चुका है। इंडिया के हवाले से क्योंकि कि मोदी जी की नैया जो है वो डूब रही है, बल्कि डूब चुकी है। बस अभी वो क्या कहते हैं वो मीडिया के सहारे अभी जिंदा है, लेकिन वो कितनी देर तक, सच्चाई तो छुप नहीं सकती ना, तो ये तो यू नो विद इन फ्यू डेज इट विल कम आउट। अच्छा, ये एक तो 370 ए के वाले से भी थोड़ा सा बता दें नाजरीन को कि उसका रिएक्शन भी आया, कर्फ्यू भी लगा रहा, तो अब क्या सूरत हाल है? आर्टिकल 370 तो इन्होंने जब रिवोक किया था तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये कर्फ्यू जो है बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा और वही सब कुछ हुआ। और अभी तक जो है वो लाइक पहले तो कर्फ्यू था, फिर उसके बाद अभी ये कोरोना कर्फ्यू चल रहा है वहां पे। और ये लाइक इनको एक एडवांटेज हम कहेंगे कि एडवांटेज मिला और इसमें हमारी बदनसीबी है कि ये कोरोना भी बीच पे आ गया। अदरवाइज शायद दुनिया की जो तवज्जो जो है वो शायद हमारी तरफ मरकूज हो ही जाती, लेकिन इस मामले में हम थोड़े से बदकिस्मत हैं और या शायद अल्लाह ताला हमारे सब्र को हमारी जो है या हमें अभी थोड़ी देर और आजमाना चाहते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा वो हो गया कि एक्सपेक्टेड था कि ये कर्फ्यू लगाएंगे और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन इस दफा लोगों ने भी जो है बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा किया और वो समझते थे कि इनकी चाल है, ये यहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों को जो है वो शहीद करना चाहते हैं। अगर आप देखें जो जेनोसाइड वॉच है उनकी रिपोर्ट आई थी उन्हीं दिनों कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा जेनोसाइड प्लान कर रहा है और वो दे आर फुली प्रिपेयर्ड। और यहाँ पे मैं अपने लोगों को जो है मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया। उन्होंने कोई वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने उनको मौका नहीं दिया और वो इंतजार करते रहे लॉकडाउन खत्म हो
obviously जब लॉकडाउन खत्म होगा, इंटरनेशनल मीडिया को वहां पे कवरेज की इजाजत नहीं थी, वहां पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको जो है बंद कर दिया गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थे उनको वो अभी तक बंद है, इसके अलावा जो रेजिस्टेंस लीडरशिप है वो बंद है, जो वर्कर्स थे उनके वो बंद है। तो आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन बाय पीपल ऑफ कश्मीर कि वो लोग बहुत ही तहम्मुल से और सब्र से जो है इन हालात को उन्होंने मुकाबला किया है। आई डोंट नो, अभी भी लॉकडाउन है, आई डोंट नो कब तक ये जाएगा। अभी भी वहां पे 2G चल रहा है, वो भी जब इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पड़ा है इनके ऊपर तब इन्होंने वो ऑन किया है। अदरवाइज वहां पे सिर्फ जो है जिन लोगों के घरों में लैंडलाइन अवेलेबल था सिर्फ वहां पे ही बात हो पाती थी, और वो भी तकरीबन 5 महीने के बाद इन्होंने 6 महीने के बाद इन्होंने जो है उसको ऑन किया था। जी, आर्टिकल 370 के हवाले से जब कश्मीरियों की तरफ से भी रिएक्शन आया तो जो वहाँ अकलियत में रहते हैं वो भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे, तो अब उनकी क्या सिचुएशन है? देखिए, कश्मीर के अंदर कोई भी जो है अपने आप को सेफ महफूज नहीं करता, और ना ही सेफ है। वहां पे एक टर्म यूज होती है, दैट इज अननोन गनमैन। ये अननोन गनमैन जो है वो आज तक मेरी समझ में भी नहीं आया। अगर मैं सोचती हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पे हमारे जो कश्मीर डिस्प्यूट पे बात करते हैं। मैं तो काम सी लड़की हूँ, मेरा तो इतना वो नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं खुद अपनी जगह पे मैं जब सोचती हूँ कि पुलवामा अटैक हुआ विद इन फ्यू मिनट्स, जब कोई सुसाइड अटैक होता है तो इट टेक्स टाइम कि आप उसका जो फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं, जो DNA टेस्ट होता है, वो जो है ये सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद जो है आपको पता चलता है कि कौन था क्या था, और उसमें भी मेरे ख्याल से महीनों लग जाते हैं पता करने में कि किसने सुसाइड अटैक किया है। लेकिन इंडियन मीडिया दैट्स द फास्टेस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड, कि जिन्होंने विद इन फ्यू सेकंड्स जो है एक तस्वीर शाया कर दी, फ्यू मिनट्स तस्वीर आ गई कि जी जनाब इस लड़के ने जो है ये किया है और ये था। तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको कैसे पता नहीं चलता है कि ये अननोन गनमैन है कौन। ठीक है, वो अननोन, देखिए कुछ दिन पहले की बात है कि एक ग्रेनेड अटैक होता है। ठीक है, एक बंदा आता है भागता हुआ और उसने फेरन पहना हुआ है एंड वो फेस उसने हाइड किया हुआ है अपना, और वो एक ग्रेनेड फेंकता है जो पुलिस चौकी, आर्मी चौकी है उसके अंदर, और 3 लोग इनके मारे जाते हैं। और ये बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध फायर करते हैं, वन साइडेड फायर हो रहा है। वो बंदा जिसने ग्रेनेड फेंका वो भाग गया। ठीक है, वन साइडेड फायर हो रहा है, और ये मारते किसको हैं? एक हैंडीकैप बच्चे को, जो बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर है, जिस्मानी तौर पे जो माजूर बच्चा है। और मीडिया में फौरन फैला दिया कि जनाब ये उनके साथ आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था और इसके जिस्म पे बॉम्ब था। उसका सीना आप लोगों ने छलनी किया, कैसा बॉम्ब है जो कि फटा नहीं। ठीक है, उसके बाद जब पता चला कि ये बच्चा हैंडीकैप है और उसकी जब तस्वीरें वगैरह बाहर आई तो इन्होंने कहा कि उनके साथ मिला हुआ था। उसकी लाश ले गए और उसकी माँ को खून से लथपथ सिर्फ उसकी चप्पल दी गई। ठीक है, और आर्मी ने खुद उसको दफन किया उस बच्चे को। तो ये वहां पे ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये अननोन गनमैन, ये जो आप सिक्योरिटी की बात करें, वहां पे कोई भी सिक्योर नहीं है। कश्मीर के अंदर कोई भी सिक्योर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स अ प्री प्लान जेनोसाइड। मैं इस इश्यू पे तो इस प्रोग्राम में तो बात नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं लाइव जाऊं और इसके ऊपर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत ही जो मैं पिछले कुछ हफ्तों से नोट कर रही हूँ एक चीज, यहाँ पे भी अभी काफी सारे लोग सुन रहे हैं, तो मैं उनके नॉलेज में ये चीज लाना चाहती हूँ कि अभी ये क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके अंदर ये तशखीस कर रहे हैं कोरोना वायरस की। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे जर्मनी में हूँ और यहाँ पे 2 लाख केसेस हैं कोरोना वायरस के, और पर डे आई थिंक 1000 केसेस तो होते ही हैं यहाँ पे भी कोरोना के आते हैं, और 100 से अबाउट डेथ भी होती है पर डे। लेकिन मैं हैरान हूँ, यहाँ पे भी जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उसका रेशियो इतना कम है, लेकिन हमारे तकरीबन हर
प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है कि शी इज कोरोना पॉजिटिव। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही गहरी और घिनौनी साजिश है हमारे लोगों के खिलाफ। हमारी नस्ल कुशी हो रही है। मे बी मैं मैं हो नहीं कह सकती, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है, मुझे लग रहा है दैट्स अ प्री प्लान जेनोसाइड। एक तरफ से हमें गोला बारूद से मार दो, हमारे जो है इन्होंने अभी ये शुरू किया है कि हमारे घरों को उड़ा देते हैं। अभी परसों फिर इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने हमारे 20 घर जो है वो उड़ा दिए। उससे पहले श्रीनगर के अंदर इन्होंने हमारे जो है 25 घर उस दिन उड़ा दिए जिस दिन जो सहराई साहब के बेटे जुनैद सहराई साहब की शहादत होती है। तो ये एक प्री प्लान जेनोसाइड है कि हमने सिर्फ जेनोसाइड ही नहीं करना, हमने इनको माइनॉरिटी में ही तब्दील नहीं करना है, हमने इनको इनकी इकोनॉमी को खत्म करना है, हमने इनका इनकी एजुकेशन को खत्म करना है, हमने इनका ये हमसे हमारी छत छीन रहे हैं कि ये लोग सड़कों पे आए। ये हमें बिल्कुल इस लेवल तक लाना चाहते हैं कि हम घुटनों के बल झुक जाएं। जाहिर बात है हमारी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इंसान बहुत आजिज सी चीज है। तो ये हमें उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि हम उनके आगे झुक जाएं। तो इसलिए ये हमें जो है अभी हमारी जो मईशत है उसको इन्होंने बहुत बुरी तरीके से तबाह किया है। ये सारा एक प्री प्लान इनका एक वो है, और अल्लाह से दुआ है कि ये कभी अपने इन गंदे मकासद में जो है वो कामयाब नहीं हो, और हमारे लोगों को भी साबित कदम रहना होगा और उनको भी जल्दबाजी में कोई ऐसे स्टेप्स नहीं करने होंगे कि इनको मौका मिले और उसका नुकसान जो है अल्टीमेटली हमें उठाना पड़े, क्योंकि अभी हम तन्हा हैं। अभी पूरी दुनिया में से हमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं आ रहा है और हमें बहुत ही वाइजली सोचना है, हमें अपनी नस्लों को बचाना है। पीछे इतने हाथ तो बचने चाहिए कि जनाजे दफना सकें, पीछे इतने हाथ तो बचने चाहिए कि जो है वो अपनी धरती के लिए, अपनी माओ बहनों की इज्जतों के लिए जो है वो उनको उनकी हिफाजत के लिए जो है वो बचें। तो दिस इज अ टाइम कि हमें भी अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। वो चीजें जो उनको फायदा दे रही हैं वो हमें नहीं करना है। जी, आपने खवातीन की बात की, तो खवातीन के हवाले से ये भी कहा जाता है कि वहां वो हाफ विडो ने ये भी नहीं पता कि उनके हस्बैंड जिंदा है या नहीं, इस सूरत में भी वो वहां जी रही हैं। जी, देखिए कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, या कोई वॉर होती है, तो उसमें जो अल्टीमेटली अगर किसी को नुकसान पहुंचता है सबसे ज्यादा तो वो खवातीन का होता है। कोई भी डिस्प्यूट कहीं पे भी आप देखेंगे तो वहां पे खवातीन की बहुत बड़ी कुर्बानी होती है हमेशा। उनकी इज्जतें जो हैं वो पामाल की जाती हैं, जिंदगियां जो हैं उनकी वो खराब की जाती हैं, उनकी जान ली जाती है, उनको शहीद किया जाता है। ये दुनिया में हर जगह होता है। जो खवातीन होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ये हर एक, अगर आप देखें कि हमारे इस्लाम ने भी इसको कहा है कि आपने जो रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, ठीक है, जो मतलब मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई या गिरजाघर हो गए, ठीक है, आपने इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरा, आपने फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तीसरा, आपने जो है औरतों, बच्चों और बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन वो इसीलिए क्योंकि देखें कि जब भी कोई जंग होगी, कोई डिस्प्यूट होगा, तो उसमें ये सब चीजें जो हैं पहले इफेक्ट होती हैं। इसीलिए इस्लाम ने कुछ रूल्स मुकर्रर किए थे अपनी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अपने सहाबा के लिए कि आपने इन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इन चीजों को इन लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अल्टीमेटली जो है इसका नुकसान होता है, होगा, हो रहा है, तो इन फ्यूचर भी होगा। इसके लिए भी हमें मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके लिए हमारी खवातीन को भी जो है थोड़ा सा अपने अंदर बहादुरी पैदा करने की जरूरत है। मैं अपनी माओ बहनों से यही जो है ना हमेशा मैं गुजारिश करती हूँ कि हम 60% पॉपुलेशन है, और स्पेशली कश्मीर में अगर देखें तो हमारी इतनी बड़ी शहादतें हुई हैं हमारे भाइयों की। हमारे यहाँ खवातीन की तादाद ज्यादा हो गई है और मर्द जो है वो कम तादाद में है।
तो हम इस ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पे हमारा कोई ना हमारी तरफ कोई आ सकता है, ना हम किसी तरफ जा सकते हैं। हम अंदर हर चारों तरफ से महसूर हैं। जो हमारा इलाकाई जो जिस तरह से हमें इंडिया ने वो करके रखा हुआ है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये है कि माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं वो अपने बाप, शौहर, भाई, बेटे के साथ शाना बशाना खड़ी हों। हमारे मर्दों को भी सोचना होगा, हमारे भाइयों को भी सोचना होगा, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी सोचना होगा कि हम जब लड़ते हैं तो हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियां पीछे हैं तो वो अकेली रह जाती हैं। ठीक है, जब हम साथ लड़ेंगे और जब ये दुनिया का एक बड़ा एक अजीब सा वो है कि वो कहते हैं कि हमारी कश्मीर में एक कहावत है, मुझे अब सही याद नहीं है कि कहते हैं गोल एल्बोज, आई डोंट नो कि डाउनफॉल क्या था वो नकली सी। तो वो एक वो कहावत है कि पता नहीं गाय का जो है ना वो दर्द सब समझते हैं, लेकिन बैल जो है बेचारा वो उसका कोई दर्द कोई नहीं समझता। वो उस तरह से मुझे अभी जहन में नहीं आ रही है कहावत पूरी। तो औरत की जो बात है वो बड़ी मानी रखती है और दुनिया में सुनी जाती है। जब हमारी खवातीन आगे आएंगी, हमारी खवातीन को अपने अंदर इतना बोल्ड होना होगा कि वो अपनी बात करें, वो सामने। हमारी खवातीन बहुत बहादुर हैं, निकलती हैं और वो साथ देती हैं, लेकिन उसको ज्यादा करना होगा। क्योंकि इस टाइम अगर हम लोग, हमारी खवातीन आवाज उठाएंगी, इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वुमेन राइट्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। जब हमारी खवातीन अपने मसाइल को खुद बयान करेंगी, इंस्टेड के कोई दूसरा उनकी जगह पे उसको बयान करे, तो आप मेरी जगह पे बात करेंगे तो आप मेरा दर्द डॉक्टर को सही नहीं बता सकते। जब मैं खुद अपनी जुबान से बोलूंगी कि मुझे सर में दर्द है, मुझे कान में दर्द है, तो डॉक्टर बेहतर अंदाज में समझ सकता है। क्योंकि आप वो तकलीफ बयान, आप मेरी तकलीफ शायद बयान करें, लेकिन वो चीज जो मैं फील करती हूँ वो आप बयान नहीं कर सकते हैं, या आपकी जुबान उन अल्फाज को बयान नहीं कर सकती है। तो हमारी माओ बहनों को जो है खुद सामने आना होगा, उनके साथ जो मसाइल हैं उनके ऊपर उनको खुल के बात करनी पड़ेगी, और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, उसका कसूर नहीं है, उस कसूरवार को सजा दिलवानी है, उसके लिए उसको बोलना होगा। अगर किसी बच्चे की आंखें छीनी गई हैं, पैलेट्स लगे हैं, जैसे इंशा हो गई, हिबा हो गई, तो उनको अपने राइट्स के लिए सामने आना होगा, उनको खुद लड़ना होगा कि मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ ये हुआ। इंशा, उसका पूरा फेस उसका बिगाड़ दिया गया, दोनों आंखें उसकी जो है उससे छीन ली गई। तो वो जब वो अपना दर्द बयान करेगी तो रिफत वानी के मुंह से उसकी जो वो दर्द है वो तो मैं बयान कर दूंगी, लेकिन वो फील कर रही है, जो उसकी इनर फीलिंग है, जो वो सोचती है, वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो हमारी खवातीन को जो है सामने आना होगा, बोल्ड होना होगा, और इसमें इस रेजिस्टेंस जो है मूवमेंट में उनको बराबर का हिस्सा डालना होगा। आपने खवातीन की बात की कि दुनिया में खवातीन की बात को सुना भी जाता है, लेकिन फिर मेरा आपसे यही सवाल है कि कश्मीर की जो खवातीन है उनका दर्द क्यों नहीं महसूस किया जा रहा? क्या महजब दुनिया तक उनकी आवाज़ पहुंचने से पहले ही वो आवाज़ दम तोड़ दे जाती है उसका? नहीं, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि कश्मीर, वहां पे आप बताएं कि उनकी आवाज बाहर जाएगी कैसे? ठीक है, वो जो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ठीक है, इंडिया एक जो भी है, इंडिया एक बहुत बड़ा इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जो है वो कश्मीर के अंदर जो है उनको आने की इजाजत है नहीं। तो कहाँ से उनकी आवाज जो है वो बाहर निकलेगी, कहाँ उनको सुना जाएगा? इवन के बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया से कहा था कि आप जो है हमें अलाउ करो कि हम जो है कश्मीर जाएं, वो इजाजत ही नहीं देता। उसके बाद ये है कि कभी हमारी जो चीजें थी वो डॉक्यूमेंट नहीं हुई हैं, सिवाय ये जो खुरम परवेज साहब हैं और ये एक दो इन्होंने कुछ चीजें डॉक्यूमेंट की हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से हमारा जो जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थी, जिस तरह से उसको इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई थी या हो रही है उसको पर डे के हिसाब से जिस तरह से एक डेटाबेस बनना चाहिए था, वो ऐसा नहीं हुआ। उसको इंटरनेशनली जो है उसको पर डे के हिसाब से जो है उसको रिपोर्ट किया जाता, उसको जो है पूरी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को जो है उसको पर डे के हिसाब से जो है उनको रिपोर्ट किया जाता। तो वहां पे जो है हम लोग मार खा गए हैं।
इससे पहले तो हमारे पास लेकिन वहां पे आप देखें, वहां पे इंटरनेट का इशू होता है, इंटरनेट होता नहीं है, और उसके बाद अगर कोई उस पे बात करना भी चाहता है तो उनको उठा लिया जाता है, कोई रिपोर्ट बनती है तो उसको गायब कर दिया जाता है या शहीद करवा दिया जाता है। कितने हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे पता नहीं वो कैसे काम करते हैं, मुझे तो उन लोगों पे भी तरस आता है। तो आई सैल्यूट आवर जर्नलिस्ट जो बेचारे इतने मुश्किल वक्त में भी काम कर रहे हैं। थोड़ी सी सही वो कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो बाहर रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सब उनका हो रहा है। एंड आई सैल्यूट माय पीपल, जो हमारे लोग हैं, मैं उनकी करेज को मैं सैल्यूट करती हूँ कि इतने मुश्किल वक्त में भी वो वीडियोस बना रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो वीडियोस आ रही होती है, जो मैं पोस्ट कर रही होती हूँ, मेरे एडमिन्स रोजाना, अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजी, तो मैं सैल्यूट करती हूँ। ये हमारे वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी जो है खतरे में डाल के जो है वो वीडियोस बना रहे होते हैं, वो छोटी छोटी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं और उनको जो है वो शेयर करते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। जी, आखिर में आप इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनसे आप क्या मुतालबा करेंगी? इंटरनेशनल फोरम्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी मुझे हंसी आती है जब हम कहते हैं कि मैं खुद भी जब लिखती हूँ ना, तो मैं कितनी क्या लिख रही हूँ, मुझे हंसी आती है, मुझे अजीब सा लगता है जब मैं कहती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस मस्ट टेक एक्शन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना मस्ट टेक एक्शन, और जो है ना इंडिया को किया जाए। लेकिन वो क्या करेंगे? वो जब उनके पास जाती हैं, उनको क्या, उनको पता नहीं है? ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, सब चीजें उनके पास हैं, सब चीजें रिपोर्ट में है, ऑन ग्राउंड जो है वो उसकी लाइक वीडियोस या जो कुछ भी, हर चीज अवेलेबल है, प्रूफ अवेलेबल है, लेकिन वो कुछ नहीं करते बिकॉज इट्स अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सब एंड कुछ नाउ इस टाइम सब कुछ जी, मैंने कहा सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अंधा, बहरा और गूंगे का किरदार अदा किया जा रहा है। नहीं, उसमें ये है ना कि इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और यूनाइटेड नेशंस दोनों को कहती है कि आप इसको हल करो, और दोनों मुल्क जो है रेडी नहीं है। और इसमें जो आई एम सॉरी टू से, शायद बुरा लगे कुछ लोगों को, लेकिन ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, सबसे ज्यादा जो है मैं इनको कसूरवार ठहराती हूँ। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा लगे तो चले, लगता रहे, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंटरनेशनली इस डिस्प्यूट को हाईलाइट करने की जिम्मेदारी जिन्होंने ली हुई है, ये उनका कसूर है, ठीक है। और स्पेशली उनका जो यूनाइटेड नेशंस तक जिनकी एक्सेस है, उन्होंने कभी भी यूएन को जो है फोर्स नहीं किया कि आप जो है हमें इंडिया और पाकिस्तान से अलग करके भी इंसान समझो और हमारी बात सुनो, हम क्या चाहते हैं। इस लेवल तक कभी यूएन को लेकर ही नहीं आए, ठीक है। तो इसमें जो है हम किसी और को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। जिस तरह से यहाँ पे सबको चौधरी बनने का शौक है, यहाँ पे सबको लीडर बनना है, हर एक को जो है, आई एम सॉरी जो मुझे बहुत बुरा लगता है, चेयरमैन बनना है पार्टी का। तो ये आपस में एक दूसरे की टांग चेयरमैन पे खींच रहे होते हैं। यहाँ पे माँ ने अलग तंजीम बनाई हुई है, बाप ने अलग, बेटे ने अलग, भाई ने अलग, बहन ने अलग, लाइक एक अजीब सी खिचड़ी, चाचा ने अलग, भतीजा ने अलग, हर एक की अपनी तंजीम, पार्टी। ये इस चीज ने हमें तबाह बर्बाद किया है। आपका गोल एक है, मिशन एक है, वतन की आजादी है, ठीक है, और आप जो है किस उसमें चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर रिफत वानी को कोई भी नहीं जानता, मेरा ये होना चाहिए कि मुझे कोई जाने या ना जाने, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, मेरे वतन में क्या हो रहा है, मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों को वो जानना जरूरी है। वो चीज हमें जो है उसको हाईलाइट करनी चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़े मुजरिम जो है वो हम खुद हैं। हुर्रियत है, हुर्रियत के पता नहीं कितनी ब्रांचेस हैं, JKLF है, पता नहीं कितनी ब्रांचेस हैं, और पता नहीं 8, 10, 15, 20 और जमातें बनी उनके, पता टोटल आई थिंक एक दिन हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे थे, 300 समथिंग जो है वो पार्टीज हैं, छोटी बड़ी जो है, बड़ी बड़ी पार्टीज को अगर आप करके 300 समथिंग वो पार्टीज बनती हैं। एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि यार आप लोगों की तो टोटल 1 करोड़, 1 या 1.5 करोड़ आबादी बनती है, सारा स्टेट जम्मू एंड कश्मीर आर पार मिला के, और उस पे आप लोगों ने इतनी बड़ी, आपने जो है वो इतनी ज्यादा पार्टीज बनाई हुई है, किस लिए बनाई हुई है?
ہر ایک کو اپنا مفاد عزیز ہے. جب تک ہم اپنی سرزمین کو، اپنے لوگوں کو، اپنی ذاتی خواہشات سے اوپر نہیں رکھیں گے تو ہم ایسے ہی جو ہے ہم ٹھوکروں میں رہیں گے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کبھی انڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے ہو، آپ پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتے ہو، آپ یونائٹڈ نیشنز کو بلیم نہیں کر سکتے ہو. پہلے ہم کو ہمارے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کتنے صحیح ہیں. اینڈ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اپنا جو ہے سیلف آڈٹ جو ہے وہ نہیں کرتے ہو، آپ اپنا آڈٹ نہیں کرتے ہو کہ ہم لوگ خود کتنے صحیح ہیں، ہمارا خود اپنا رول کیا ہے. تو انفارچونیٹلی میں اپنا رول اس میں جو ہے نہیں سمجھتی کہ ہماری جتنی بھی جو پارٹیز ہیں وہ اپنا جو ان کو رول پلے کرنا چاہیے تو وہ کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ یو این وہ بار بار یہی بولے گا اٹس اے بائیلیٹرل ایشو، انڈیا اور پاکستان کو حل کرنا چاہیے. تو میں ان پولیٹیکل پارٹی سے ایک سوال، آپ نے یہ میرا لاسٹ سوال مجھ سے پوچھا ہے تو میں یہ لاسٹ سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ چلیں اگر انڈیا بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو رہا کیونکہ وہ تو مان ہی نہیں رہا ہے بات چیت کرنے کے لیے، تو کیا آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی پاکستان جو ہے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ بھائی اس جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے، کوئی وفد جا کے ملا ان کی لیڈرشپ سے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ تو ہمیں اپنا بھائی کہتے ہو، آپ تو ہمیں کہتے ہو کہ آپ ہماری شہرگ ہو، تو اگر ہندوستان وہ نہیں کرا تو آپ کچھ بولڈ سٹیپس لے لو، آپ شملہ ایگریمنٹ کو ختم کرو، آپ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کو بولو کہ نہیں یہ ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے جو شہرگ جن کو ہم بولتے ہیں یہ ان کا، اور اس سے چھوڑ کے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے تو ہم ون سائیڈڈ ہو کے ہم شملہ ایگریمنٹ کو ختم کرتے ہیں، آپ جائیں ہندوستان کو ٹیبل پر لائیں اور ہماری بات جو ہے وہ کریں اور ہمیں جو ہے وہ اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے اس کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی، اگر انڈیا شیر ہے تو پاکستان سوا شیر ہے، پاکستان شیر ہے تو انڈیا سوا شیر ہے، دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو جو ہے بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. انڈیا نہیں لے گا لیکن ہم پاکستان سے کہیں نہ کہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بہنیں ہیں، یہ ہمارا اٹوٹ ہماری شاہراگ ہے. تو پاکستان کو دس از دا لاسٹ ٹائم، کیونکہ جو ابھی چل رہا ہے اس سے بہتر ان کو موقع کبھی نہیں ملے گا. اور اگر کشمیر، یہ جو پورا اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر ہے، اگر اس میں کوئی ایک لائک ریفرینڈم کی طرف اگر جا سکتے ہیں تو میرے خیال سے شاید یہی بہتر وقت ہے. اس کے بعد تو پھر چائنا بھی جو ہے وہ اس کو بھی بڑھانا پڑے گا، پھر چائنا کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے کہ آ جاؤ، کیونکہ وہ تو اب پیچھے ہٹنے سے تیار ہے نہیں. تو ظاہری بات ہے چائنا نے جو لینڈ آکوپائی کیا ہے وہ پاکستان کو تھوڑی نا گفٹ میں دے گا، ٹھیک ہے. وہ کہے گا بھائی میں نے لگائی آرمی، تمہارے ساتھ تو میں اتنے پہ ہی بات کروں گا جتنے پہ میرا تیرے ساتھ ایگریمنٹ ہے. وہ اکثر چین پہ ایگریمنٹ ہے انڈیا چائنا اور پاکستان کا، لیکن ابھی جو اس نے انڈیا سے لینڈ لی ہے وہ تو اس کو پاکستان کو تھوڑی نہ دے گا، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ معاملات اور خراب ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ہمارے لوگوں کو کچھ بولڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ہماری لیڈرشپ، ہماری پارٹیز کو. جی رفعت وانی صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. انشاءاللہ آپ کو مزید بھی زحمت دیتے رہیں گے اس سلسلے میں. تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. تھینک یو. جی عاقب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، اللہ حافظ. مہربانی.